वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए लक्ष्मीकांत के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टार्ट कर लेंगे। इसके एक दो टॉपिक रह गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले। तो अगर आप देखेंगे 1950 से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है और जो सेंटर में या स्टेट में वो उन्होंने काफ़ी सारे लॉ बनाए जिससे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। जस्ट लाइक जैसे प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में, तो उसने डेवलपमेंट के रिगार्डिंग चीज़ें करी कंट्री के। जस्ट लाइक जो सक्सेसिव 5 ईयर प्लान वगैरह बनाए वो एक एम लेके आते थे जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो सके, रिड्यूस कर सकें इनक्वालिटीज़ इनकम में, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटीज़ में। 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, न्यू बॉडी आ गई हमारी नीति आयोग करके। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो जो जितने भी स्टेट हैं उन्होंने पास करे लैंड रिफॉर्म लॉज और वो लेके आए चेंजेस एग्रीगेरियन सोसाइटी में, एंड उन्होंने इंप्रूव करा कंडीशन को रूरल मासेस की। ये जो मेजर्स हैं जस्ट लाइक जैसे एबोलिशन करा गया इंटरमीडिएरीज का, जमींदार, जागीरदार, इनामदार, और टेनेंसी रिफॉर्म लेके आए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेंट, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग से कि कौन कितने ज़्यादा लैंड होल्ड कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन करा सरप्लस लैंड का, लैंडलेस लेबरर्स में, कोऑपरेटिव फार्मिंग्स वगैरह से रिलेटेड ये चीज़ें लेके आए। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इस तरीके से ये तमाम कानून हैं जो कि लाए गए किस लिए, जिससे कि जो वर्कमैन है मतलब जो एक इनेक्ट करा जा सके, प्रोटेक्ट करा जा सके इंटरेस्ट को, किसकी, लेबर सेक्शन को। 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया चाइल्ड लेबर को। 2016 में चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1986, जिसको रीनेम कर दिया गया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर पार्टिसिपेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। नेक्स्ट आता है मैटरनी बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 में आया, और इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 जिसने क्या करा, प्रोटेक्ट करा इंटरेस्ट वुमेन वर्कर्स का। फिर काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए यूटिलाइज करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे कि प्रमोट करा जा सके कॉमन गुड को। ये जो इंक्लूड करता है जैसे नेशनलाइजेशन करा लाइफ इंश्योरेंस का 1956 में, नेशनलाइजेशन करा 14 लीडिंग कॉमर्शियल बैंक का 1969 में, नेशनलाइजेशन करा जनरल इंश्योरेंस का 1971 में, एबोलिशन करा प्राइवेसी वो प्राइवेपर्स का 1971 के अंदर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में, जिसने इस्टेब्लिश करा नेशन वाइड नेटवर्क जो कि प्रोवाइड करते हैं फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड, यानी कि फ्री में आपको लीगल एड प्रोवाइड करने के, उसको पुअर को, एंड ऑर्गेनाइज करना है लोक अदालत जिससे कि प्रमोट हो सके इक्वल जस्टिस। लोक अदालत एक स्टैट्यूटरी फॉर्म होती है जो कि कॉन्सिलियटरी सेटलमेंट करती है लीगल डिस्प्यूट्स का। ये जो है इसको स्टेटस दिया सिविल कोर्ट का। इसके जो चीज़ें हैं वो एनफोर्सेबल होती हैं, बाइंडिंग होती है पार्टीज़ में, और कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं आप। लोक अदालत ने जो फैसला दे दिया वो मान्य होता है। बस एक फैमिली वाले मैटर में आप अपील कर सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बनाए गए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बनाए गए, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, कोयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, एंड बहुत सारी चीज़ें सेटअप करी गई डेवलपमेंट के लिए कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड रूरल एरियाज़ में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये सारे चीज़ें क्यों आई, जिससे कि रेस कर सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसा आएगा, अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का ये इनेक्ट करा गया जिससे कि सेफ गार्ड करा जा सके वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को। और जो वाटर एंड एयर एक्ट आए जिससे कि इस्टेब्लिशमेंट हो सके सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो कि एंगेज हो प्रोटेक्शन में एंड इंप्रूवमेंट हो एनवायरनमेंट का। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जिसका एम है प्रोटेक्शन करना, कंजर्व करना, डेवलपमेंट को फॉरेस्ट के। एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन करा गया प्रोवाइड करके इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह। काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए ऑर्गेनाइज करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे। 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम आया विलेज, तालुका, जिला पंचायत वाले लेवल पे इंट्रोड्यूस करा गया जिससे कि ट्रांसलेट हो सके रियलिटी में गांधी जी के जितनी भी ड्रीम है विलेज को लेके। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया जिसने कि इनेक्ट करा, प्रोवाइड करा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। सीट्स जो कि रिजर्व करी गई SC ST के लिए एंड अदर वीकर सेक्शन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ बनाई गई। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया जो कि रिनेम करा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1976 एंड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 जो कि इनेक्ट करता है, जितने भी प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से इनेक्ट करा गया प्रोटेक्ट करने के लिए SC एंड STs के सोशल इनजस्टिस को एंड एक्सप्लॉयटेशन को। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1990 में।
इस्टेब्लिश करा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो कि प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट SC एंड STs का। बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 जिसने बाइफरकेट करा कंबाइंड कमीशन को दो सेपरेट बॉडीज़ में, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना। काफ़ी सारे नेशनल लेवल पे कमीशंस आए इस्टेब्लिश करेंगे जो कि प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करते हैं सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वीकर सेक्शन के, जैसे लाइक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आया 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आया, वुमेन के लिए आया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आया, बाद में 102 अमेंडमेंट करके 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। और 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा ऑर्डर जो कि 10% का रिजर्वेशन देती है EWS वाले सेक्शन को एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। सिविल पोस्टमैन सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का ये अवेल करा जा सकता है पर्सन के द्वारा जो कोई भी बिलोंग करता है EWS को, जो कि कवर नहीं है किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में या रिजर्वेशंस में। SC ST एंड OBC में ये जो रिजर्वेशन है फैसिलिटेट करा जाता है 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो कि सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पब्लिक सर्विसेज में स्टेट के, और ये जो सेपरेशन है जस्ट लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ रहती हैं, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर या तहसीलदार जो कि यूज़ करते हैं अपने एक्सरसाइज करने के लिए जुडिशियल पावर को, ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर का भी साथ में रखते हुए ये जो सेपरेशन है, ये जो जुडिशियल पावर है वो ले ली जाती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा। ये किसके हाथ में होते हैं फिर? डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, जो कि वर्क करता है डायरेक्ट कंट्रोल में किसके? स्टेट हाई कोर्ट के। एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951 जो कि इनेक्ट करा गया था प्रोटेक्ट करने के लिए मोन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को एंड ऑब्जेक्ट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करा गया पूरे कंट्री में इंप्रूव करने के लिए पब्लिक हेल्थ को। स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करे गए इरेडिकेट करने के लिए वाइड स्प्रेड डिसीजेस जैसे कि मलेरिया, TB, लेप्रोसे, एड्स, कैंसर, फिलारिया, काला आजार, क्यूएन वोम, योज, जापानीज एंसेफलाइटिस एंड बहुत सारी चीज़ें थी। लॉज लाए गए प्रोहिबिट करने के लिए स्लॉटर ऑफ काउस एंड बुलॉक्स और इनेक्ट करे गए सम स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स ने इनिशिएट करा ओल्ड एज पेंशन स्कीम पीपल जो कि 65 साल से ऊपर के। इंडिया जो कि फॉलो करता है पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट के एंड पंचशील जिससे कि प्रमोट हो सके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो DPSP को इम्प्लीमेंट करा गया इन सारे एक्ट के थ्रू, आप देख ही सकते हैं। तो जितने भी स्टेप्स लिए गए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फुल्ली, मतलब फुल्ली तरीके से तो नहीं बट हाँ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराया गया काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से कि इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अनफेवरेबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पॉल्यूशन, एक्सप्लोजन, स्ट्रेन सेंटर, स्टेट रिलेशंस। डायरेक्टिव जो कि पार्ट 4 के बाहर भी हैं, जस्ट लाइक जैसे जो क्लेम है SC एंड STs का सर्विसेज में, ये जो क्लेम है मेंबर्स का SC एंड ST ट्राइब के वो कंसिडरेशन में लिया जाता है जस्ट लाइक मेंटेनेंस करने के लिए, एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की, या अपॉइंटमेंट में सर्विसेज एंड पोस्ट में इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट, आर्टिकल 335 जो कि पार्ट 16 के अंदर में है। इंस्ट्रक्शंस मदर लैंग्वेज में दिए जाएँ तो ये आपको आर्टिकल 350A में देखने को मिल जाएगा पार्ट 17 के अंदर में, ठीक। जो प्राइमरी स्टेज की जो एजुकेशन है चिल्ड्रन को वो बेसिकली मदर टंग में दे जानी चाहिए। डेवलपमेंट करा गया हिंदी लैंग्वेज का, ये ड्यूटी है यूनियन की कि वो प्रमोट करे, स्प्रेड करे हिंदी लैंग्वेज को एंड डेवलप करे सो डैट वो सर्व करे एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जितने भी एलिमेंट हैं और कंपोजिट कल्चर है हमारे भारत का। यह है आर्टिकल 351 के पार्ट 17 में। और जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, चाहे ये बाहर वाली ही क्यों ना हो पार्ट 4 के, इनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है और अटेंशन दिया गया जुडिशरी के द्वारा किस ग्राउंड पे कि जितने ये जो सारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के और इनको एक साथ ही रीड करना चाहिए। तो ये आपको बता रखें कि DPSP कौन कौन सी कैसे कैसे नहीं, हालांकि ये तो मैं इन डिटेल में अभी ऊपर भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो वो तो आपने देखी होगी। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। अगर आप देखें तो जितने राइट एंड ड्यूटीज़ हैं सिटीजन के वो कोरिलेटिव हैं और इनसेपरेबल हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो कंटेंट करता था ओनली सिर्फ फंडामेंटल राइट, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फ्रेमर है कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने कभी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। हालांकि ये जो इनकॉर्पोरेट करी गई ड्यूटीज़ वो मतलब बाद में करी गई। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा गया और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंस्पायर हैं USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से
और ये जो है मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री जस्ट लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में आपको एक मतलब कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक। और जो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ मेजर डेमोक्रेटीज एंड सो ऑन स्पेसिफिकली कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ठीक। और ये जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस पर है तो ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में जो कि कंटेन करता है ड्यूटीज से रिलेटेड सिटीजन की। जो सोशलिस्ट कंट्रीज है दूसरी तरफ वो इक्वल इंपॉर्टेंस देती है फंडामेंटल राइट को, ड्यूटीज़ को सिटीजन की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जस्ट लाइक जैसे यूएसएसआर का अगर आप देखें तो वो डिक्लेयर करता है कि जो सिटीजन्स जो एक्सरसाइज करते हैं राइट्स और जो फ्रीडम है वो इनसेपरेबल है फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी 1976 में, जिस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने सेटअप करा था ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को, जो कि रिकमेंडेशन बनाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, क्योंकि वो नीड एंड नेसेसिटी का फील्ड करते हैं, क्योंकि इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में 77 के बीच में। तो जो कमेटी है वो रिकमेंड करती है इंक्लूजन करा जाना चाहिए एक सेपरेट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये स्ट्रेस करते हैं कि जो सिटीजन है उनको एक कॉन्शियस बनना पड़ेगा, अगर वो अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उनको उसी टाइम पे कुछ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी होती हैं। जो कांग्रेस है गवर्नमेंट ने उसने एक्सेप्ट करा इन रिकमेंडेशन को, इनेक्ट करा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये जो अमेंडमेंट था इसने ऐड करा न्यू पार्ट जिसको पार्ट 4A बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो न्यू पार्ट कंसिस्ट करता है ओनली वन आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 51A, और फिर इसी के अंदर में सारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं। ओके, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और ये जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी थी ये डिक्लेयर करती है कि जो नॉन इंक्लूजन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक हिस्टोरिकल मिस्टेक एंड क्लेम करती है कि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो फेल हो गए इस चीज़ को करने में, तो अब हम उस चीज़ को अब कर रहे हैं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट करा इनकॉर्पोरेशन 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 10 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड ऑन करा गया कि सिटीजन की क्या क्या ड्यूटी है वो उन्होंने बताया। जस्ट लाइक अगर देखा जाए इसमें तो इंटरेस्टिंगली जो कुछ रिकमेंडेशन थी कमेटी की वो एक्सेप्ट नहीं करी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और कुछ नॉट इनकॉर्पोरेटेड यानी कि कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाली गई, जैसे ये इंक्लूड करती हैं। जो पार्लियामेंट है वो प्रोवाइड करेगी इम्पोजिशन ऑफ सच, मतलब कुछ पेनल्टी या पनिशमेंट जो भी कंसिडर करे अप्रोप्रिएट फॉर, अगर वो कंप्लाइंस नहीं करते हैं, मतलब नॉन कंप्लाइंस करते हैं किसी भी ड्यूटी का, या रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक। कोई भी लॉ इम्पोज नहीं होगा, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट, मतलब अगर कोई भी मतलब जस्ट लाइक जैसे कि जो कोई भी एक पेनल्टी वगैरह पनिशमेंट दी जा रही है तो उसको क्वेश्चन नहीं करा जा सकता कोर्ट में फंडामेंटल राइट के ग्राउंड पे। ठीक है। जो ड्यूटी है पे करने की टैक्स की वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की, मतलब होनी चाहिए एक तरीके से। तो लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, वो देख लेते हैं। आर्टिकल 51A कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए उसका आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। फॉलो करना चाहिए नोबल आइडियाज़ को जो कि इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अपहोल्ड करना चाहिए एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए सोवर्निटी को, यूनिटी को एंड इंटेग्रिटी को इंडिया की। डिफेंड करना चाहिए कंट्री को एंड रेंडर करनी चाहिए नेशनल सर्विसेज जब भी बोला जाए तो। प्रमोट करनी चाहिए हार्मनी एंड स्पिरिट कॉमन ब्रदरहुड की सारे लोगों में। मतलब ये मतलब भले से वो रिलीजियसली अलग है, लिंग्विस्टिकली अलग है, रीजनल वाइज अलग है, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ है। अनाउंस करनी चाहिए प्रैक्टिस जो कि डिग्निटी और वुमेन की, डिग्निटी जो है वुमेन की वो बनी रहे एक तरीके से। जो वैल्यू एंड प्रिजर्व करना चाहिए रिच हेरिटेज को कंट्री के। ठीक है। अब प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग ये जो हमारा फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है। और हमारे अंदर कंपैशन होनी चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के प्रति। डेवलप होना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की। सेफ गार्ड करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को एंड टू एब्जर्व वायलेंस, स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन स्फेयर ऑफ इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल्स and collect activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन से रिलेटेड चाइल्ड और वोर्ड को बिटवीन जो कि एज है 6 से 14 साल के बीच में। और ये जो ड्यूटी ऐड करी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू।
ठीक। फीचर्स क्या हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के? जो कुछ हैं वो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, वाइल जो अदर हैं वो सिविक ड्यूटीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस जस्ट लाइक जैसे चेरिशिंग नोबल आइडियाल्स, फ्रीडम स्ट्रगल एक मॉरल परसेप्ट है, एंड रेस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एक सिविक ड्यूटी है। कुछ रेफर करती हैं, मतलब दे रेफर्स टू सच वैल्यूज जो कि विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस। इन अदर वर्ड ये इसेंशियली कंटेन करते हैं एक कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटेग्रल है जो कि इंडियन वे ऑफ लाइफ में। कुछ फंडामेंटल राइट है जो कि एक्सटेंड करे गए हैं पर्सन को, वेदर सिटीजन है या फॉरनर्स हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ सिटीजन तक है, एंड ये एक्सटेंड नहीं होती है फॉरनर्स तक। डीपीएसपी जो है यानी कि जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो भी नॉन जस्टिसेबल है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड नहीं करता है उनका डायरेक्ट एनफोर्समेंट कोर्ट के द्वारा। मोरोवर कोई भी एक लीगल सैंक्शन नहीं है अगेंस्ट उनके वायलेशन के। मोरोवर जो पार्लियामेंट है वो फ्री है कि वह एनफोर्स कर सके चीज़ों को एक सुटेबल लेजिस्लेशन के थ्रू। क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, कि ये जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ है वो इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, और ये कवर नहीं करती हैं अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जैसे लाइक कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्स, फैमिली प्लानिंग, ये सब। और जो ड्यूटी है पे टैक्स की वो रिकमेंड तो करी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की कि भाई ये जो हम टैक्स पे करते हैं मतलब पे करना चाहिए, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन वाइड नहीं करेगी। कुछ जो ड्यूटीज़ हैं वो वेग हैं, एम्बिगियस हैं, डिफ़िकल्ट हैं कॉमन मैन को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक जैसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है कुछ फ्रेजेस के, नोबल आइडियाज़, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर एंड बहुत सारी चीज़ें जो डिस्क्राइब करे गए हैं क्रिटिक्स के द्वारा एज अ कोड ऑफ मॉरल परसेप्ट उनकी नॉन जस्टिसिएबल करेक्टर के देख के। तो इंटरेस्टिंगली जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट करा था पेनल्टी और पनिशमेंट नॉन परफॉर्मेंस को देख के फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, और इनका जो इंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिस्क्राइब करा गया है क्रिटिक्स के द्वारा एज सुपरफ्लोस। और ये ऐसा है क्यों, और ये दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो ड्यूटीज़ है वो इंक्लूड करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल, वो परफॉर्म करी जाएंगी पीपल के द्वारा इवन थो वो इनकॉर्पोरेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो इंक्लूजन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एज एन अपेंडेज जो कि पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसने रिड्यूस करी है वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस, और उनको दे शुड हैव बीन एडिड आफ्टर पार्ट 3, यानी कि उस पार्ट 3 के बाद आना चाहिए, ठीक, जिससे कि उसको फंडामेंटल राइट के साथ ही एक तरीके से जोड़ के देखा जा सके, ऐसा समझ सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, कि ये सर्व करते हैं एज अ रिमाइंडर सिटीजन्स को कि वो जिस टाइम पे फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर रहे हैं उनको कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ के प्रति भी, कंट्री के प्रति, सोसाइटी के प्रति, फेलो सिटीजन्स के प्रति। ये सर्व करते हैं एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक जैसे बर्निंग कर देते हैं नेशनल फ्लैग को, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, तो ये वार्न करती है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ये सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सिटीजन्स में, और प्रमोट करता है एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट लोगों के बीच में। ये क्रिएट करता है एक फीलिंग सिटीजन्स में, एंड नॉट मेयर स्पेक्टेटर्स, बट ये एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं जो कि रियलाइजेशन करते हैं नेशनल गोल्स का। ये हेल्प करते हैं कोर्ट का एग्जामाइन करने में, डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लॉ की। 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करता है डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी कानून की, इफ़ अगर कोर्ट फाइंड करता है कोई भी लॉ इन क्वेश्चन, जो कि मतलब जस्ट लाइक 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था, डिटरमाइन करी थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी of any law. If a court find that law in question seeks to give effect to fundamental duty, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 and 19, thus such law from form unconstitutionality. यानी कि ये एग्जामाइन करता है कोर्ट को हेल्प करने में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी एक कानून की एक तरीके से, तो उसको कंसिडर करके देखा जाता है आर्टिकल 14 और 19 से। अगर नहीं है तो फिर भाई उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देते हैं। ये एनफोर्सेबल है बाई लॉ। हालांकि ये जो पार्लियामेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं इम्पोजिशन कुछ अप्रोप्रिएट पेनल्टी या पनिशमेंट इफ़ अगर कोई भी इन ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में फेल हो जाता है। तो HR गोखले जो उस समय के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने रीज़न दिया इनकॉर्पोरेट करने का फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में 26 ईयर बाद मतलब इसके अंदर में एड ऑन करा गया। तो बोला गया कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया था, पर्टिकुलरली इमरजेंसी के समय जून 1975 में एक सेक्शन था पीपल को जो कि शो कर रहा था एंजाइटी कि टू फुलफिल देयर
फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ रेस्पेक्टिंग द इस्टेब्लिश्ड लीगल ऑर्डर। द प्रोविज़न है जो कि चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, वो एक सोबरिंग इफेक्ट है, रेस्टलेस स्पिरिट है, जो कि हु हैव हैड अ होस्ट ऑफ एंटी नेशनल सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन इन द पास्ट। ठीक, तो ये एच आर गोखले ने बोला था। इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला, जस्टिफिकेशन करा इंक्लूजन का, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उन्होंने आर्ग्यू करा कि इनका इंक्लूजन जो स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को। उन्होंने बोला कि जो मोरल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ की would be not to smooth her right but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their right। मतलब हम एक तरीके से जो लोग हैं वो अपने फंडामेंटल राइट के प्रति जिस हिसाब से कॉन्शियस है उस हिसाब से हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति उन्हें कॉन्शियस बना के इस्टेब्लिश कर सकते हैं डेमोक्रेटिक बैलेंस। जो अपोजिशन थी पार्लियामेंट में उसने स्ट्रांगली अपोज करा इस चीज़ का। हार्वर्ड जो न्यू जनता गवर्नमेंट थी जो कि हेड करी जा रही थी मोरारजी देसाई के द्वारा पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में, डिड नॉट एनुअल द फंडामेंटल ड्यूटीज़। उन जो न्यू गवर्नमेंट थी उन्होंने अंडू करे काफ़ी सारे चेंजेस जो कि इंट्रोड्यूस करे गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, क्योंकि उसके बाद एकदम से पार्टी बदल गई थी, तो जो 1976 में काफ़ी सारे चेंजेस आई तो उनको बदला था थ्रू 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। लेकिन ये शो करता है कि इवेंचुअली कंसेंसस थी, नेसेसिटी एंड डिज़ायरेबिलिटी थी, जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हटाई। और एक और ड्यूटी बाद में एड ऑन भी करेगी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो वर्मा कमेटी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे सिटीजन्स के, उन्हें आइडेंटिफाई करा एग्जिस्टेंस लीगल प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिगार्डिंग कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कि मैंशनड है। जस्ट लाइक जैसे जो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग एक्ट भी है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जो कि प्रिवेंट करता है, कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की और नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की। और काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉज भी हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं पनिशमेंट फॉर एनकरेजिंग किस चीज़ को, एनिमिटी डिफरेंट सेक्शन में पीपल के किस ग्राउंड पे, लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड सो ऑन। मतलब जो इस तरीके की गतिविधि करते हैं, लोगों में हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं इन ग्राउंड्स पे, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्रिमिनल लॉज हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है 1955 का जो कि प्रोवाइड करता है पनिशमेंट ऑफेंस जो कि रिलेटेड होते हैं कास्ट एंड रिलीजन से। इंडियन पिनल कोड जो कि डिक्लेयर करता है इम्पिटेशंस एंड असर्शन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज अ पनिशेबल ऑफेंस। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो कि प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ अनलॉफुल एसोसिएशन। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स का पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर का जो कि इंडल्ज होते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस में, जो कि सोलिसिट करते हैं वोट्स को किस ग्राउंड पे, रिलीजन, और प्रमोट करता है एनिमिटी अलग अलग सेक्शंस के बीच में, पीपल सेक्शन ऑफ पीपल किस ग्राउंड पे, कास्ट, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज वगैरह इन सब पे। और ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये प्रोवाइड करता है ट्रेड रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का जो कि चेक करता है इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन एंड डाइवर्जन करता है फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस को। तो ये चेक करता रहता है कि भाई सब किस तरीके से यूज़ हो रहा है किस तरीके से नहीं, ये जो एक्ट है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से अमेंड करा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जैसे कि जितने भी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ। यानी कि ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ें उस टाइम पे लिखी गई थी वो समय के साथ साथ थोड़ी चेंज भी हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कंडीशन अभी भी प्रिवेल होगी, तो चेंजिंग कंडीशन और नीड्स के अकॉर्डिंग हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो जो प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का, जस्ट लाइक जैसे अगर और भी देखा जाए तो जो प्रोसीजर लिखा हुआ है अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उस तरीके का ना ही ईजी है और ना ही डिफ़िकल्ट है। ठीक, जैसे कि ब्रिटेन में बहुत ईजी है या डिफ़िकल्ट है यूएसए में, तो हमारा इस तरीके का नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट दोनों का सिंथेसिस है। तो जो आर्टिकल 368 है वो जो कि पार्ट 20 में है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है पावर से रिलेटेड पार्लियामेंट की, वो जो अमेंडमेंट वाली पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड प्रोसीजर क्या फॉलो करा जाएगा।
स्टेट ये स्टेट करता है कि जो पार्लियामेंट है may in exercise of its constituent power amend by way of addition variation or repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रिपील कर सकती है या एडिशन कर सकती है या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, बट ड्यू टू द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर मेंशन है। तो पार्लियामेंट सबसे पहली बात वो अमेंड नहीं कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के। ये केशवानंद भारती केस में आ गया था 1973 में, यानी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को हनन नहीं कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा वो केशवानंद भारती केस में डिफाइंड नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम। ठीक, तो जो पार्लियामेंटेरियन है वो ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, वो हमको कंट्रोल करके रख रहा है ये वो, क्योंकि अगर हम कोई लॉ ले आए उसने बोल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती है तो वो फिर बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से उसको हटाना पड़ेगा उस कानून को। तो ये सब टसल चलती रहती है। हालांकि इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर केशवानंद भारती केस के बारे में ही है, उसमें और पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। प्रोसीजर क्या अमेंडमेंट का, देखो सबसे पहली बात जो प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में वो क्या है कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनिशिएट करा जा सकता है एक बिल के थ्रू किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में, बट स्टेट लेजिस्लेचर में आप वो बिल नहीं ला सकते हैं। और जो बिल इंट्रोड्यूस करा गया है वो किसी भी के द्वारा करा जा सकता है, मिनिस्टर के द्वारा या किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा। इसको कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती प्रेसिडेंट की। ये जो बिल है वो पास होना चाहिए दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से, और जो मेजोरिटी है वो टोटल मेंबरशिप की होनी चाहिए जितने भी हाउस में हैं, या मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3 मेंबर्स की जो कि हाउस में प्रेजेंट हैं और वोटिंग करने लायक हैं, मतलब उनका दो तिहाई होना चाहिए जो हाउस में प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका जो मेजोरिटी है। ठीक, और जो दोनों हाउसेस हैं वो पास करेंगे इस बिल को सेपरेटली। लेकिन इफ़ अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउसेस में तो कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि जॉइंट सिटिंग बैठाई जा सकती है दोनों सदनों की इस बिल को पास कराने के लिए। तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी कोई अमेंडमेंट बिल होगा उसके अंदर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है कि दोनों को एक साथ बैठा देंगे और फिर देख लेंगे कि ये पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ नहीं है। ये बिल सिक्स करता है क्या कि अमेंड कर टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इफ़ अगर कोई भी एक ऐसा प्रावधान है जो कि फेडरल प्रोविजंस को क्या कर रहा है, अमेंड कर रहा है, तो उस चीज़ को रेटिफाई करा जाना चाहिए लेजिस्लेचर से, किसकी, स्टेट की सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। और ये जो मेजोरिटी है वो किसकी होनी चाहिए, जो भी उस समय हाउस में प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए मेंबर रहेंगे उनकी। और इफ़ जिस टाइम पे ये जो है ये दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसको रेटिफाई करा जाना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर से जब वो नेसेसरी होता है, जब जिस टाइम पे कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि स्टेट से रिलेटेड होते हैं तो। ठीक, और फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है उसकी असेंट के लिए। और जो प्रेसिडेंट को इस बिल पर असेंट देनी पड़ती है, अगर जब तक वो असेंट नहीं देंगे तो तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। और इस चीज़ पे ये ध्यान रखना कि वो उसको अपने पास विद होल्ड करके नहीं रख सकता अपनी असेंट को, और ना ही वो रिटर्न कर सकता है बिल रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में। और जिस टाइम प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं तो जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है और वो फिर कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड करता है अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट, फिर वही है कि उसी के अकॉर्डिंग फिर चीज़ें चलती हैं। ठीक, टाइप ऑफ अमेंडमेंट जो कि है आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है दो तरीके के अमेंडमेंट जो कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा होते हैं पार्लियामेंट की, या रेटिफिकेशन के द्वारा होते हैं हाफ ऑफ स्टेट्स के जो कि सिंपल मेजोरिटी के। कुछ अदर आर्टिकल्स जो कि प्रोवाइडेड है अमेंडमेंट के लिए, कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट में। ठीक, और ये एक मतलब अगर देखा जाए तो यानी कि या तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ प्रोविजंस है जो कि मतलब कुल मिला के एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर की अभी रेटिफिकेशन चाहिए, कुछ ऐसे हैं प्रोविज़न जो कि सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाते हैं पार्लियामेंट की। ठीक, तो ये जो अमेंडमेंट है ये किसके अंदर में होते हैं, आर्टिकल 368 के। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड करता है इन चीज़ों को तीन तरीक़ों में। एक अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट की, एक होता है अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट के। ये प्रोविजंस पर डिपेंड करता है भाई आप किस प्रोविज़न को अमेंड कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है,
और फिर अमेंड होता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट, और रेटिफिकेशन होता है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट को आप अमेंड कर रहे हैं। जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा होता है पार्लियामेंट की, तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अमेंड करे जा सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, दोनों सदनों की पार्लियामेंट के, आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। ये जो प्रोविजंस हैं वो इंक्लूड करते हैं क्या, कि जिस टाइम पे आप एडमिट कर रहे हैं किसको, इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं किसी न्यू स्टेट का, या फॉर्मेशन कर रहे हैं न्यू स्टेट का, या ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं एरिया बाउंड्री का और नेम का, या एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नाम का अगर आप क्या कर रहे हैं मतलब बदल रहे हैं, एबोलिशन कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को स्टेट्स के अंदर में, ठीक। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं गिनी जाती है आर्टिकल 368 में, ठीक। ये आर्टिकल 368 में एज अमेंडमेंट नहीं गिनी जाती ये जो सारी चीज़ें। ये सेकंड शेड्यूल में जो इमोल्यूमेंट अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड जो प्रेसिडेंट, गवर्नर और स्पीकर और जजेस से रिलेटेड हैं उसको अमेंड करा जाता है। तो ये कोई भी जो कोरम है पार्लियामेंट का, ठीक। ये जो भी सैलरीज एंड अलाउंसेस है मेंबर्स के पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक। ये कोई भी जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है पार्लियामेंट को उसको अमेंड करना है। ये प्रिविलेजेस जो हैं पार्लियामेंट के, ये उसके मेंबर्स के, या उसके कमेटी का, या यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज का पार्लियामेंट के अंदर में, ये जो नंबर ऑफ यूजिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, या कन्फर्मेंट है मोर ज्यूरिसडिक्शन का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, या यूज़ है ऑफिशियल लैंग्वेज का, या सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन से रिलेटेड है, या इलेक्शन से रिलेटेड है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में, या डिलिमिटेशन से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ये यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि रिलेटेड शेड्यूल एरियाज़ का, शेड्यूल ट्राइब का। या सिक्स्थ शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कि ट्राइबल एरियाज़ का। और जो कोई भी अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। यानी कि जो मेजोरिटी है प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कुछ को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। यानी कि वो मेजोरिटी जो कि टोटल मेंबरशिप है ईच हाउस की, यानी कि जो 2/3 होगी जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो समय पर मौजूद होंगे मेंबर्स। और जो एक्सप्रेशन है टोटल मेंबरशिप मींस, टोटल मेंबरशिप का क्या मतलब होता है, एक तो होता है कि भाई साहब देखो जितनी भी टोटल मेंबरशिप है मान लेते हैं 500 फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वरना मैं पूरा एक्यूरेट भी लेके चल सकता था, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए 500 में मान रहा हूँ। तो टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग जितने भी मेंबर्स हैं वो होने चाहिए, मतलब जस्ट लाइक जैसे बोल दिया जाए कुछ में कि 500 का आधा होना चाहिए तो 250 हो जाएगा, ठीक। और कुछ होते हैं कि जो उस समय पे प्रेजेंट है, मान लीजिए कि प्रेजेंट सिर्फ 400 है तो 400 का 2/3 हो जाता है, ठीक। तो जितने प्रेजेंट होते हैं उनका 2/3 होना, ओके। अब मान लीजिए कि टोटल मेंबरशिप है 500 की और आए हैं वहाँ पे कितने 300 लोग, तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि 300 का आधा 150 होता है, नहीं। तो कई बार क्या होता है कि टोटल मेंबरशिप का आधा यानी कि कितना है 500, तो वो प्रोविज़न डिपेंड कर जाता है। अब जैसे इसमें था क्या कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, जो कि मेजोरिटी होगी टोटल मेंबरशिप जो हो गया हर एक हाउसेस की, एंड मेजोरिटी होगी या तो 2/3 मेंबर्स की जो कि हर एक प्रेजेंट, मतलब जो दोनों सदनों में मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनकी वोटिंग चाहिए। तो जो टोटल मेंबरशिप है वो दिखाती है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को, जो कि कंप्राइज करती है कि वो उस समय पे एब्सेंट है या वैकेंसी है, डजेंट मैटर, ठीक। अगर स्पेशल मतलब अगर टोटल मेंबरशिप को गिना जाएगा और उसका अगर देखा जाए कि हाँ टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी चाहिए, तो मेजोरिटी क्या होगी कि भाई साहब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 500 है, 500 से ज़्यादा, 500 का आधा 250, 250 से एक ज़्यादा एक, आए हैं 300, अगर 251 ने कर दिया तो तब भी वो मेजोरिटी है, क्योंकि वो 150 नहीं देखा जाएगा, तब वो 250 देखा जाएगा, क्योंकि टोटल मेंबरशिप भले से आए हो नहीं आए हो। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो स्पेशल मेजोरिटी है रिक्वायर्ड होती है ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज, जिस टाइम पे तीसरी बार बिल को पढ़ा जाता है। बट बाय वे ऑफ अबंडेंट क्वेश्चन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेशल मेजोरिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द रूल्स ऑफ हाउस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द इफेक्टिव स्टेज ऑफ द बिल। ये जो प्रोविज़न है ये अमेंड करा जा सकता है, मतलब इंक्लूड करता है किस किस चीज़ को स्पेशल मेजोरिटी को चाहिए। अगर आपको अमेंड करना है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए डीपीएसपी के लिए, और जितने भी प्रोविजंस जो कि कवर्ड
नहीं है फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी में। ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज, उन सबको। स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी जो कि पार्लियामेंट एंड कंसेंट चाहिए साथ में स्टेट की। तो वो जो यानी कि आपने स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाइड होना चाहिए वो प्रोविज़न या वो जो बिल है सिंपल मेजोरिटी में। ठीक, तो एज सच कोई भी एक टाइम लिमिट भी नहीं होती है जिस टाइम पे स्टेट को वो भेज दिया जाता है कंसेंट के लिए बिल पे। ठीक, ये जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से प्रोविज़न हैं? इफ़ अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो या एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड हो यूनियन एंड स्टेट की, उसको बढ़ाना हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और लेजिस्लेटिव पावर का यूनियन एंड स्टेट में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल से रिलेटेड या कोई भी लिस्ट जो कि 7 शेड्यूल में है, ये रिप्रेजेंटेशन और स्टेट्स का पार्लियामेंट में पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में। ठीक, क्रिटिसिज्म क्या है इस अमेंडमेंट का जो कि प्रोसीजर से रिलेटेड कि कोई भी प्रोविजन इस तरीके का आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जैसे कि यूएसए में, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो वेस्टेड है सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में, सिर्फ कुछ ही केसेस में इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, वो भी सिर्फ उनका क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। ओके, फिर आगे बोला गया कि ये जो पावर है इनिशिएट करने की अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में। हालांकि यूएसए में स्टेट लेजिस्लेचर मतलब अगर देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इन वन केस, that is passing a resolution requesting the parliament for the creation of abolition of legislative council in the state. Here also the parliament can either approve or disapprove such a resolution, may not take any action on it. यानी कि ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट के ही पास पावर है और कोई भी स्टेट नहीं कर सकते, जैसे यूएसए में होता है। तो यूएसए में भी सिर्फ एक ही केस है जिस टाइम पे स्टेट जो कि प्रपोजल रख सकता है कि जिस टाइम पे उसको क्या करना हो कि अरे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब जो असेंबली है उसको भंग करना है या मतलब पूरी या क्रिएट करना है। जस्ट लाइक जैसे आपने देखा होगा कि एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और इस काउंसिल और असेंबली दो होती हैं। तो कुछ कुछ स्टेट क्या करती हैं, जस्ट लाइक जैसे आंध्र प्रदेश है, जब उसको लगता है कि हाँ ज़रूरत है तो वो क्रिएट कर लेती है, आर्टिकल 169 का यूज़ करके उसको हटा दिया जाता है बाद में जिस टाइम पे उसको एवोल्यूशन करना होता है। तो ठीक, तो ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये स्टेट पार्लियामेंट को बोलता है कि नहीं अब हमें इसको हटाना है, तो पार्लियामेंट पास कर देता है रेजोल्यूशन और फिर वो जो भंग हो जाती है क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो हर एक स्टेट में तो नहीं है काउंसिल और असेंबली, बट जिसमें जब भी ज़रूरत होती है तो वो आ जाती है और जब भी ज़रूरत होती है कि हटाने की तो वो हट जाती है। जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही या सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही, और कुछ केसेस में ली नहीं जाती है स्टेट की लेजिस्लेचर की क्या मतलब एक तरीके से राय नहीं ली जाती है या उनके द्वारा रेटिफाई नहीं करा जाता है। ठीक, कुछ केसेस में ही है जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर को रिक्वायर्ड होता है और वो भी ओनली हाफ, लेकिन यूएसए में ज़रूरत है 3/4 स्टेट की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है एक टाइम फ्रेमवर्क जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर को रेटिफाई करना है, रिजेक्ट करना है अमेंडमेंट को, और ये साइलेंट है इस शो पे कि इफ़ अगर स्टेट विड्रॉ कर देता है अपना अप्रूवल तो तब क्या होगा। कोई भी प्रोविज़न नहीं है जॉइंट सेटिंग का, मतलब दोनों सदनों को एक साथ बैठा दिया जाए इफ़ अगर कोई डेडलॉक आ जाए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोविज़न है जॉइंट सिटिंग का जो कि ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड है। जो प्रोविज़न है अमेंडमेंट्स जो कि सिमिलर है लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजोरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पास करे जाएंगे पार्लियामेंट से इन द सेम बिल जैसे ऑर्डिनरी बिल करे जाते हैं। और जो प्रोविज़न है रिलेटेड किससे, अमेंडमेंट प्रोसीजर से, वो काफ़ी स्केची हैं और एक वाइड स्कोप छोड़ते हैं जिससे कि मतलब लीव्स अ वाइड स्कोप फॉर टेकिंग द मैटर टू द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी तक मैटर ले जाने के लिए काफ़ी स्कोप भी छोड़ देते हैं एक तरीके से। और डिस्पाइट इन सब डिफेक्ट के ये डिनाई नहीं करा जा सकता है कि ये जो प्रोसेस है वो सिंपल एंड ईजी है सक्सीड होने के लिए। ठीक, और चेंज करने के लिए एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ये जो प्रोसीजर है ये फ्लेक्सिबल नहीं है और मतलब नॉट सो फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, और अलाउ करता है रूलिंग पार्टीज को कि वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विम्स।
ना ही इतना रिजिड है कि इनकेपेबल है कि हम अडोप्ट कर सकें इटसेल्फ, कि हम उसको चेंज कर सकते हैं नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक, ये केसी के द्वारा क्या बोला गया है कि स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इन दिस कंटेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि हम इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जो कि सॉलिड एंड परमानेंट तो हो, बट वो उसको हम परमानेंस ना बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को। बट देर इज नो परमानेंस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, इफ़ अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड एंड परमानेंट बना देते हैं तो आप नेशन की ग्रोथ को रोक देते हैं और लिविंग ग्रोथ भी रोक देते हैं वाइटल एंड ऑर्गेनिक पीपल की। सिमिलरली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला, ऑब्जर्व करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि ये जो असेंबली है वो रिफ्रेन नहीं कर रही है ये फ्रॉम पुटिंग अ सील और फाइनलिटी, मतलब इस तरह कोई सील वगैरह नहीं लगा रही कि ये फाइनल है कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, कि हम डिनाई कर दे रहे हैं पीपल के राइट को कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को, जैसे कि कनाडा में है। हम कमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक फुलफिलमेंट कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशन का, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। और ये प्रोवाइड करता है एक फैसल प्रोसीजर अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को। जो केसी हैं वो एडमायर करते हैं वैरायटी ऑफ अमेंडमेंट को, जो कि प्रोसीजर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। बोलते हैं ये जो वैरायटी अमेंडमेंट करने की प्रोसेस को ये वाइज है बट रेयरली फाउंड होती है। और जो ग्रेविन ऑस्टिन है वो बोलते हैं ये जो अमेंडिंग प्रोसेस है हैज़ प्रूव्ड itself one of the most stably conceived aspect of the constitution, although it appears complicated it is merely diverse। ओके, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी दिखता है और डाइवर्स तो है ही ये। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हों, और जो भी प्रीलिम्स देने वाले हैं 2025 का उनके लिए तो रिवीजन का काम करेंगे, और जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनका ये फाउंडेशन बनाने का काम करेंगे। और आप इसके साथ साथ क्या देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम में करा रहा हूँ, उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सी सेट मैंने पूरा कवर कर ही दिया है, पीटी 365 में कवर कर रहा हूँ, एक एक वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ उनको, और आपको बताता भी हूँ कि क्या तरीका है इनको पढ़ने का, कैसे याद रखने कैसे नहीं। इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, रमेश सिंह से मैंने कंप्लीट करी है, आप कभी भूलेंगे नहीं। इकोनॉमिक्स तो ऐसा है। ज्योग्राफी आप देख सकते हैं जो कि जीसी लियोंग से मैंने कंप्लीट करी है। ठीक, तो ये सारी प्लेलिस्ट आप साथ में देख सकते हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट में अपना सजेशन बता सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। ओके, बट प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमको भी एक मोटिवेशन रहे आगे वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।